राधे राधे सभी लोगों को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएस प्राइस क्लासेस में। तो हम लोग देख रहे थे टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर। तो हम लोग देख चुके हैं 2001 का, 2002 का देख चुके हैं। 2 भागों में सब आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। वीडियो में जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग 2003 का देख रहे थे। किसका देख रहे थे? तो 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो हम बताए थे कि 2003 में 85 प्रश्न ही पूछे गए थे टीजीटी में। तो जिसमें से हम लोगों ने पहले भाग में 45 प्रश्न को देख लिया है। टीजीटी यूपी टीजीटी 2003 का पेपर पहला भाग हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे दूसरा भाग जिसमें 40 प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक, तो ये सब हम देख चुके हैं, आप लोगों को भाग 1 में मिल चुका होगा। आज हम देखेंगे 45 नंबर से। कहाँ से देखेंगे? 45 हो चुका था, 46 नंबर से हमें देखना है। ठीक, 46 नंबर से आज की क्लास में हमें देखना है 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर टीजीटी का। ठीक, तो प्रश्न पूछा है 46 नंबर का कि कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। कौन है? तो दंडी हैं, ये ध्यान देना है। चलिए, 47 नंबर में क्या पूछा है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम ये भवभूति का लिखा गया नाटक है, तो इसका प्रधान रस क्या है? तो करुण रस इसमें प्रधान है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। कौन सा रस प्रधान है? तो करुण रस प्रधान है। चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग बिल्कुल यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न बिल्कुल याद होना चाहिए आप सभी लोगों को। अब आते हैं 48 नंबर का कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया था? जो रीतिकाल में भूषण थे ना, तो इनको कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? इनको कवि भूषण कहा जाता था। तो ये ध्यान देना है कि कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। किसने दिया था? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर में पूछा है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? तो पद्माकर की है। आप सभी लोगों को ध्यान देना है। चलिए, अब है 50 नंबर का, विरह वारिस किसकी रचना है? 50 नंबर का प्रश्न आप लोगों से ये है कि विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस बोधा की है। किसकी है? तो बोधा की रचना है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। विरह वारिस बोधा की है। चलिए, अब आते हैं 51 नंबर पे कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न क्या है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह थे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह थे। कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह, ये ध्यान देना है। चलिए, अब आते हैं 52 नंबर पे। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? 52 नंबर का प्रश्न है आप लोगों का। मगध, ये मगध है। मगध पुस्तक किसने लिखा है? तो मगध पुस्तक लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। किसने लिखा है? तो श्रीकांत वर्मा ने लिखा है, ये ध्यान देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारा ये है 53 नंबर का कि किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को जानते होंगे आप लोग। तो जो मुक्तिबोध है ना, इनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। ठीक, तो मुक्तिबोध की है, ये ध्यान देना है। चलिए, 54 नंबर का बताइए, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प रचना किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है, ये ध्यान देना है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, 55 नंबर में पूछा है कि मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है? क्या पूछा है? मनमाना में समास पूछा है। देखिए, तो मनमाना में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक, चलिए, देखिए समास से 2 प्रश्न आ गया है। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो कतर व्योत में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो कतर व्योत में द्वंद्व समास होगा। चलिए, अब है 57 नंबर पे कि कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आप लोगों को बताना है।
अश्व होगा ही, सैंधव होगा ही, घोटक होगा ही, क्या नहीं होगा? तो यातुधान नहीं होगा। यातुधान किसका पर्याय है? तो यातुधान राक्षस का पर्यायवाची है, इसीलिए ये घोड़ा का पर्याय नहीं होगा। ठीक, चलिए 58 नंबर का क्या है? 58 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? क्या पूछा है कि पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो पौवार्त्य होगा। क्या होगा? पौवार्त्य होगा। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? पौवार्त्य होगा। ध्यान देना है, पौवार्त्य। ठीक, चलिए अब आते हैं हम किस पे? 59 नंबर पे। 59 नंबर पे क्या पूछा है कि देवताओं का उपवन क्या कहा जाता है? तो देवताओं के उपवन को नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देवताओं के उपवन को नंदन कानन कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। 2003 में ये सब प्रश्न आ चुके हैं। टीजीटी 2003 में ये प्रश्न क्या है? आ चुके हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर पे प्रश्न पूछा है, मुहावरा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या होगा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा पहला विकल्प कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। क्या होगा? कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, तो बिल्कुल ए होगा। चलिए 61 नंबर का प्रश्न है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? आप सभी को बताना है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है। कारतूस फ्रेंच भाषा का है। किस भाषा का है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए कारतूस फ्रेंच भाषा का है। यहाँ पे दिया है कि लैंप है, मेयर है, आल्पीन है, बादाम है, नहीं बादाम नहीं, हाँ बादाम है, सूप है, पिकनिक है, कूपन है, मीनू है, ये सब क्या है? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। 62 नंबर में क्या पूछा है? 62 नंबर में पूछा है कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? क्या ध्यान देना है कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो धारा 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ध्यान देना है, 1 के तहत घोषित किया गया है, 2 के तहत नहीं किया गया है। ठीक, एक के तहत किया गया है। 343 फर्स्ट। चलिए 63 नंबर में पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बुढ़ापा में क्या है? पुल्लिंग है। दया में स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग होगा नहीं। दया आ गई तो स्त्रीलिंग हो गया। निर्धनता आ गई, स्त्रीलिंग हो गया। दुर्घटना हो गई, स्त्रीलिंग हो गया। बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा में क्या है? बुढ़ापा में पुल्लिंग है। ठीक, चलिए 64 नंबर का पूछा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य होगा मेरे प्राण निकल गए। क्या होगा शुद्ध? मेरे प्राण निकल गए। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। ठीक, चलिए अब आते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर का प्रश्न क्या है कि यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? मतलब ई, ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका परिवर्तन य, व, र में हो जाता है, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? तो सभी को पता है कि वहाँ यड़ स्वर संधि होती है। ठीक, जब य, व, र में परिवर्तन होगा तो वहाँ यड़ स्वर संधि होगी। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए 66 नंबर में क्या पूछा है? 66 नंबर में पूछा है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? क्या पूछा है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, ये ध्यान देना है। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। ठीक, तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अब आते हैं हम कितने? 67 नंबर के प्रश्न पे। 67 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ये चारों बोलियां पश्चिमी हिंदी की ही है, लेकिन पूछा है कि सबसे प्रमुख बोली कौन सी है पश्चिमी हिंदी में? तो पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। खड़ी बोली से भी प्रमुख है ब्रज भाषा,
तो ये ध्यान देना है कि तीनों विकल्प गलत होगा और ब्रज भाषा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। चलिए 68 नंबर का है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है। क्या बताना है आप लोगों को कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा औपन्यासिक कृति, ये उपन्यास है किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए अब आते हैं हम 69 नंबर पे। 69 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि वैशाली की नगर वधू, ये किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू, तो ये चतुरसेन शास्त्री की है। किसकी है? तो चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। ये ध्यान देना है, उनका उपन्यास है ये वैशाली की नगर वधू है। तो किसका है? चतुरसेन शास्त्री का है। चलिए अब आते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर का प्रश्न ये है कि चित्रलेखा किसका उपन्यास है। क्या प्रश्न है कि चित्रलेखा उपन्यास किसका है? तो भगवती चरण वर्मा ने लिखा है चित्रलेखा। पाप पुण्य की समस्या उभारी गई है इसमें, तो चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। 71 नंबर का प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि शारदिया के नाटककार कौन है। शारदिया किसी का नाटक है, तो ये नाटक किसका है? शारदिया कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका नाटक है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है शारदिया। क्या लिखा है? शारदिया लिखा है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 72 नंबर पे। 72 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि अंधा कुआं के रचनाकार कौन हैं। अंधा कुआं नाटक है, किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। ध्यान देना है, अंधा कुआं किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है अंधा कुआं। ठीक, चलिए 73 नंबर का प्रश्न ये है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की है। किसकी है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, ये ध्यान देना है। अलंकार संबंधी ग्रंथ है उनका। चलिए 74 नंबर का हमारा प्रश्न ये है आप लोगों के सामने कि आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया है। क्या प्रश्न है कि आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया है। तो आदिकाल को वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। क्या दिया है? तो आदिकाल को वीर काल नाम दिया है। चलिए अब आते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि आत्मबोध किसकी रचना है। क्या है? आत्मबोध किसकी रचना है। तो आत्मबोध किसकी है? गोरखनाथ की है। ध्यान देना है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो गोरखनाथ ने लिखा है आत्मबोध। तो 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम 76 नंबर पे। 76 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि हालात एक कन्हैया। क्या प्रश्न है कि हालात एक कन्हैया किसकी रचना है। तो सभी को पता है कि हालात एक कन्हैया अमीर खुसरो ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है हालात एक कन्हैया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लहरों के राजहंस नाटक किसका है। तो लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश का। इन्होंने 4 ही नाटक लिखा है, आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन और लहरों के राजहंस। तो किसका है? मोहन राकेश का है। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमें पता है कि दिनकर को उर्वशी पे ज्ञानपीठ मिला है, पंत को चिदम्बरा पे मिला है, अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार पे मिला है। किसको नहीं मिला है? तो सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिला है। ठीक, सुरेंद्र वर्मा को क्या नहीं मिला है? तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ नहीं मिला है, ये ध्यान देना है। सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ नहीं मिला है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये है कि रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा आलोचनात्मक पुस्तक रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने क्या लिखा? कैदी की पत्नी लिखा है। ध्यान देना है,
कैदी और कोकिला माखनलाल ने लिखा है, लेकिन कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम 81 नंबर के प्रश्न पे। 81 नंबर का हमारा प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। किसका संपादित ग्रंथ है? हिंदी शब्द सागर। तो ये ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। श्याम सुंदर दास का है। किसका है? तो श्याम सुंदर दास का है। ठीक, चलिए अब आते हैं 82 नंबर पे कि रुपया तुम्हें खा गया। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया, तो ये एकांकी है भगवती चरण वर्मा की। किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा ने लिखा है रुपया तुम्हें खा गया। चलिए अब आते हैं 83 नंबर पे। 83 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य क्या है? हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य क्या है? तो करुणालय है। ध्यान देना है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय है। प्रसाद जी ने लिखा था। ठीक, तो पहला गीति नाट्य करुणालय हो जाएगा। चलिए 84 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया था कि पंत को ज्ञानपीठ किससे मिला था? चिदम्बरा पे मिला था। तो चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। चलिए अब 85 नंबर का लास्ट प्रश्न है ये पेपर का कि रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है रविंद्र कविता कानन। तो ये आप सभी को ध्यान देना है, निराला ने लिखा है। तो 2003 का पेपर हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। हमने टीजीटी 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया। अब हम देखेंगे 2004 का। 2003 का क्या हुआ देख लिया, अब देखेंगे 2004 का पेपर। अगली वीडियो में आप लोगों को 2004 पे मिलेगा। ठीक, तो प्रत्येक पेपर का 2003 का, 2004 का, 5 का, 9 का, जितना पेपर है सब पेपर हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। सब पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 में रहेगा, 2 भागों में विभाजित रहेगा। ठीक, तो अब तो 2003 में 85 प्रश्न नहीं है, लेकिन 2004 से शायद 125 प्रश्न आप लोगों को अब मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे अगर एक भी गलती हुआ तो वो बहुत बड़ी गलती होगी हमारे लिए, पेपर में हम माइनस में चले जाएंगे। तो हमें बिल्कुल टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर तैयार रखना है, जो कि आपको सभी इस चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हिंदी की सबसे बेहतरीन तैयारी यहाँ करवाई जाती है। ठीक, तो इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे आप लोग। ठीक, ताकि जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं सभी तक ये पहुंच जाए वीडियो। और फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।